नमस्कार। आज हम बेल्जियम की कहानी में गहराई से उतर रहे हैं। एक छोटा सा यूरोपियन देश, हाँ, लेकिन उसने अपनी जो भाषाई और सांस्कृतिक दरारें थीं, उनको पाटने के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता अपनाया। बिल्कुल। हमारे पास है एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब लोकतांत्रिक राजनीति और उसका पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। इसी के जरिए हम इस मॉडल को आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बेल्जियम ने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि कैसे कैसे उन्होंने वो जो एक संभावित गृह युद्ध का खतरा था, उससे वापस आकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जो हाँ जटिल तो है पर सफल रही। हाँ, और ये कोई अचानक नहीं हुआ, रातों रात नहीं हुआ। बिल्कुल। सोचिए जरा, 1970 से 1993 के बीच लगभग 23 साल लगे और 4 बार संविधान बदला। 4 बार? हाँ, ये अपने आप में ही बताता है कि कितना मुश्किल रहा होगा ये सब। एक ऐसी व्यवस्था बनाना जिसमें डच बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले और हाँ थोड़े जर्मन बोलने वाले भी हैं, वो सब साथ रह सके, बिना एक दूसरे पर हावी हुए। सही कहा, संतुलन साधना बहुत जरूरी था। तो यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है कि कैसे कोई देश अपनी पूरी राजनीतिक संरचना ही बदल दे। ऐसा क्या खास था उनके तरीके में जिसने उन्हें बिखरने से बचा लिया? चलिए इस बेल्जियम मॉडल की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी का ये प्रयोग हमें क्या सिखाता है। तो जैसा कि हमारी स्रोत किताब बताती है, बेल्जियम के नेताओं ने सबसे पहले तो एक सच्चाई को माना, हाँ, स्वीकार किया कि उनके देश में गहरी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताएं हैं। उन्होंने इसे प्रॉब्लम नहीं समझा, बल्कि देश की हकीकत माना और फिर टकराव की जगह समझौते का रास्ता चुना। बिल्कुल, बातचीत का रास्ता। हाँ, इस समझौते के कई पहलू थे। पहला और सबसे बुनियादी था केंद्रीय सरकार के स्तर पर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग। हाँ, और ये बंटवारा बहुत सोचा समझा था। संविधान में साफ लिखा गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। बराबर, लेकिन डच भाषी तो बहुमत में है ना? हाँ, बिल्कुल। देश में डच भाषी ज्यादा हैं, करीब 59%, फ्रेंच भाषी करीब 40%। फिर भी उन्होंने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व माना। ये बहुत बड़ा कदम था। ये वाकई बड़ी बात है। अक्सर तो मेजॉरिटी ग्रुप सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। यहाँ उन्होंने बराबरी क्यों मानी होगी? क्या क्या वजह रही होगी? देखिए, ये राजनीतिक दूरदर्शिता थी शायद। नेताओं ने यह समझा होगा कि अगर बहुमत सिर्फ अपनी संख्या के दम पर राज करेगा, तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी जो हैं, वो अलग थलग महसूस करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और इससे देश में हमेशा तनाव बना रहेगा, अस्थिरता रहेगी। तो बराबरी मानकर उन्होंने फ्रेंच भाषी समुदाय को एक तरह से भरोसा दिलाया कि भाई आप भी इस देश के बराबर के हिस्सेदार हैं। अच्छा। और एक और चीज थी, कुछ खास कानून जो शायद दोनों समुदायों के लिए बहुत अहम थे, वो तभी पास हो सकते थे जब दोनों भाषाई समूहों के ज्यादातर सांसद, मतलब मेजॉरिटी एमपी, उसके पक्ष में हो। ओहो, तो सिर्फ मंत्रियों की संख्या बराबर होना ही काफी नहीं था, अहम कानूनों पर दोनों ग्रुप्स की सहमति भी जरूरी थी। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई एक कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी में ही क्यों ना हो, अकेले दम पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती थी। एकदम सही। इसे आप वीटो तो नहीं कहेंगे शायद, लेकिन हाँ, ये पक्का करता था कि भाई महत्वपूर्ण फैसलों में दोनों की मर्जी हो। हम्म। ये एक तरफा फैसलों को रोकता था और साझा शासन को बढ़ावा देता था। हम्म। यहाँ मजेदार बात यह है कि ये समानता पर आधारित साझेदारी थी, न कि किसी एक के दबदबे पर। हम्म। हाँ, इससे शायद फैसले थोड़े धीरे होते होंगे या जटिल होते होंगे, पर विश्वास तो बनाना। हाँ, विश्वास तो बहुत जरूरी है। अच्छा, केंद्र में बराबरी समझ आ गई, लेकिन बेल्जियम में तो रीजनल लेवल पर भी काफी फर्क है। फ्लैंडर्स इलाका जहाँ डच बोली जाती है और वलोनिया जहाँ फ्रेंच, इन क्षेत्रीय विविधताओं का क्या हुआ? यहीं पर समझौते का दूसरा अहम हिस्सा आता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण। मतलब पावर नीचे देना। हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्र सरकार से शक्तियां लेकर क्षेत्रीय या स्थानीय स्तरों पर बांटना। तो केंद्र सरकार की कई शक्तियां देश के दो मुख्य क्षेत्र, फ्लाइंडर्स जो डच भाषी है और वलोनिया जो फ्रेंच भाषी है, उनकी राज्य सरकारों को दे दी गईं। और क्या ये राज्य सरकारें बस केंद्र के नीचे काम करती थीं? या उनके पास अपनी असली ताकत थी? यही तो खास बात है। स्रोत साफ कहता है कि ये राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं थीं,
सबऑर्डिनेट नहीं थी। अच्छा। उन्हें स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी, यानी अपने मामलों में फैसले लेने की पूरी आजादी। ये सिर्फ नाम की पावर नहीं थी, बल्कि असली प्रशासनिक और विधायी अधिकार थे। मतलब फ्लैंडर्स की सरकार फ्लैंडर्स के लिए पॉलिसी बनाए, वलोनिया की सरकार वलोनिया के लिए। बिल्कुल। फ्लेमिश सरकार फ्लैंडर्स की जरूरतें देखे, वालून सरकार वलोनिया की। इससे क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय पहचान थी, जो उनकी इच्छाएं थी, उनको सम्मान मिला। तो केंद्र में बराबरी और राज्यों को स्वायत्तता, ये तो एक तरह का फेडरल सिस्टम लग रहा है, लेकिन काफी मजबूत वाला संघात। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत संघीय ढांचा है जहाँ क्षेत्रीय सरकारों के पास असली ताकत है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि दोनों क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान थी, संस्कृति थी, आर्थिक हित भी अलग थे। तो उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने और अपने विकास के लिए नीतियां बनाने का हक देना देश को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी था। अच्छा, केंद्र और राज्यों के बाद एक और दिलचस्प चीज है इसमें, राजधानी ब्रुसेल्स की अपनी व्यवस्था। हाँ, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स तो वैसे डच भाषी इलाके, मतलब फ्लैंडर्स में है ना। हाँ लेकिन वहां ज्यादातर लोग फ्रेंच बोलते हैं। ये तो एक और पेंच था। बिल्कुल, ब्रुसेल्स एक खास मामला था। भौगोलिक रूप से फ्लैंडर्स में, पर आबादी में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा, करीब 80%, और डच वाले 20%। हाँ। अब यहाँ अगर सामान्य बहुमत का नियम चलता तो जाहिर है फ्रेंच भाषियों का दबदबा रहता। लेकिन बेल्जियम मॉडल ने यहाँ भी एक मतलब अनोखा हल निकाला। क्या हल निकाला? ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बनाई गई, और उसमें भी, सुनिए, दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। क्या बात है! मतलब ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक डच भाषियों को भी बराबर की हिस्सेदारी। ये कैसे माना फ्रेंच भाषियों ने? वो तो बहुमत में थे वहां। हाँ, ये एक तरह का लेन देन था, जैसा हमारी किताब भी इशारा करती है। अच्छा, लेन देन। हाँ, फ्रेंच भाषी समुदाय ने ब्रुसेल्स में डच भाषियों के लिए बराबरी इसलिए मानी क्योंकि डच भाषी समुदाय ने केंद्रीय सरकार में फ्रेंच भाषियों के लिए बराबरी मानी थी। ओहो, तो ये एक बड़ा पैकेज डील जैसा था। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर मतलब हितों का संतुलन साधा गया। दोनों तरफ ने कुछ पाया और कुछ छोड़ा, ताकि एक स्थिर व्यवस्था बन सके। ये आपसी विश्वास और समझौते की भावना का बड़ा प्रतीक है। वाह, ये तो वाकई शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है। हर चाल बहुत सोच समझ कर चली गई। केंद्र, राज्य और अब राजधानी की अपनी अलग व्यवस्था। क्या यहीं पर बात खत्म हो गई या और भी कुछ था इस मॉडल में? नहीं, एक और लेयर थी, एक और स्तर था, जो शायद इस मॉडल का सबसे अनोखा और समझने में शायद थोड़ा मुश्किल हिस्सा है। अच्छा, वो क्या था? इससे सामुदायिक सरकार कहा गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये एक ऐसी सरकार थी जो भूगोल के आधार पर नहीं चुनी जाती थी। भूगोल के आधार पर नहीं तो फिर? भाषा बोलने वालों के समूह के आधार पर। भाषा के आधार पर चुनी जाने वाली सरकार? मतलब देश में कहीं भी रहने वाले डच भाषी अपनी एक सरकार चुनेंगे, फ्रेंच भाषी अपनी और जर्मन भाषी अपनी। ये कैसे काम करता होगा? हाँ, कुछ ऐसा ही। चाहे कोई डच भाषी ब्रुसेल्स में रहता हो या वेलोनिया में या फ्लैंडर्स में, वो डच सामुदायिक सरकार के चुनाव में वोट डालता था। अच्छा, इसी तरह फ्रेंच भाषियों के लिए अलग और जर्मन भाषियों जो बहुत कम हैं पर हैं, उनके लिए भी अलग। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि भाषा और संस्कृति से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको संभाला जा सके, क्योंकि ये मुद्दे किसी खास इलाके तक ही तो सीमित नहीं होते ना। हाँ, बात तो सही है। संस्कृति, भाषा तो पूरे देश में फैली होते हैं। बिल्कुल। तो फिर इन सामुदायिक सरकारों के पास शक्तियां क्या थीं? ये किस तरह के फैसले लेती थीं? इनके पास मुख्य रूप से संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मामलों पर फैसले लेने का अधिकार था। जैसे स्कूलों का सिलेबस क्या होगा, किस भाषा में पढ़ाई होगी, कल्चरल एक्टिविटीज को कैसे बढ़ावा देना है, भाषा के इस्तेमाल से जुड़े नियम क्या होंगे, ये सब फैसले सामुदायिक सरकारें कर सकती थी। ये एक तरीका था ये पक्का करने का कि हर भाषाई समूह अपनी कल्चरल पहचान को सुरक्षित रख सके, उसे डेवलप कर सके, चाहे उसके लोग देश के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हों। तो ये पहचान की राजनीति को संभालने का एक बहुत ही क्रिएटिव तरीका था, जटिल भले ही हो। हाँ, रचनात्मक यद्यपि जटिल। बिल्कुल। केंद्र सरकार में बराबरी, राज्यों को स्वायत्ता, ब्रुसेल्स की अपनी सरकार और फिर ये भाषा आधारित सामुदायिक सरकारें। सच कहूं तो ये मॉडल सुनने में बेहद बेहद पेचीदा लग रहा है। हाँ है। इतने सारे स्तर, इतनी सारी सरकारें, क्या ये वाकई जमीन पर काम कर पाता है? क्या इससे कंफ्यूजन, देरी या टकराव नहीं बढ़ता होगा? ये सवाल बहुत वाजिब है, और हमारी किताब भी मानती है कि ये व्यवस्था जटिल है। यहाँ तक कि बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी इसे समझना आसान नहीं है। हाँ, मैं सोच सकती हूँ। निश्चित रूप से इसमें प्रशासनिक चुनौतियां होती होंगी,
तालमेल बिठाने में दिक्कतें आती होंगी, फैसले लेने में शायद ज्यादा वक्त भी लगता होगा। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका नतीजा क्या रहा। और नतीजा क्या रहा? क्या ये जटिलता सफल हुई? देखिए, अब तक के इतिहास को देखें तो हाँ, ये व्यवस्था काफी हद तक सफल रही है। अच्छा। सबसे बड़ी सफलता ये है कि इसने बेल्जियम को उस तरह के हिंसक नागरिक संघर्ष से बचाया है जो कई दूसरे बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देशों ने झेला है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, इसने देश को भाषा के आधार पर बंटने से रोका है। तो ये जटिलता शायद वो कीमत थी जो शांति और एकता बनाए रखने के लिए चुकानी पड़ी। सफलता इस बात में है कि इसने लगातार बातचीत और समझौते के रास्ते खुले रखे, बजाय इसके कि कोई एक पक्ष बस अपनी ही बात मनवाने पर अड़ जाए। और शायद इसी स्थिरता और विविधता को संभालने की क्षमता का ही नतीजा था कि जब यूरोप के देशों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया, तो उसके हेडक्वार्टर्स के लिए ब्रुसेल्स को चुना गया। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये तो एक तरह से इस मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर लगने जैसा हुआ। बिल्कुल सही कहा। यूरोपीय संघ खुद ही एक बहुराष्ट्रीय और बहुभाषी संगठन है। हाँ। तो उसके मुख्यालय के लिए एक ऐसे शहर को चुनना जो खुद भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संभालने का एक सफल, भले ही जटिल उदाहरण पेश करता हो, ये काफी मायने रखता है। ये दिखाता है कि बेल्जियम की इस जटिल व्यवस्था ने न केवल अंदरूनी शांति दी, बल्कि एक ऐसी राजनीतिक स्थिरता भी दी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना और सराहा गया। ये दिखाता है कि बेल्जियम का मॉडल अपनी सारी पेचीदगियों के बावजूद एक काम करने वाले और स्थिर लोकतंत्र का आधार बनने में कामयाब रहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो बेल्जियम मॉडल की खास बातें क्या रहीं? केंद्रीय सरकार में प्रमुख भाषाई समूहों का बराबर प्रतिनिधित्व। हाँ। और अहम कानूनों पर साझा सहमति। हाँ। फिर राज्य सरकारों को केंद्र से स्वतंत्र असली स्वायत्तता। बिल्कुल। राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक स्पेशल व्यवस्था जिसमें फिर से दोनों समुदायों का बराबर प्रतिनिधित्व। हाँ, वो लेन देन वाला। हाँ, और सबसे अनोखा, वो भाषा और संस्कृति के मामलों के लिए मतलब भौगोलिक सीमाओं से परे काम करने वाली सामुदायिक सरकारें। सही। और इन सब के पीछे जो मूल सिद्धांत था वो था समायोजन, अकोमोडेशन। समायोजन। हाँ, बेल्जियम के नेताओं ने टकराव या किसी एक समूह के दबदबे का रास्ता छोड़कर ये माना कि देश की जो डाइवर्सिटी है उसे शासन व्यवस्था में ही जगह देनी होगी। उन्होंने समझा कि विविधता को दबाने या अनदेखा करने से बात बिगड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें हर मुख्य समूह को ये महसूस हो कि भाई सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी है और हमारे कल्चरल हितों की रक्षा हो रही है। जटिल जरूर है, पर इसने स्थिरता दी। हाँ, ये दिखाता है कि विविधताओं को केवल सहना ही काफी नहीं है, उन्हें सक्रिय रूप से शासन का हिस्सा बनाना भी संभव है। बिल्कुल, एक्टिवली इन्वॉल्व करना। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? मतलब हम बेल्जियम की कहानी से क्या सीख सकते हैं? मुझे लगता है ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और बातचीत और समझौते के लिए तैयारी हो, तो गहरे से गहरे मतभेदों के बावजूद भी साथ रहने के रचनात्मक और शांतिपूर्ण तरीके खोजे जा सकते हैं। सही कहा। आसान नहीं था, 4 बार संविधान बदलना पड़ा, लेकिन अंत में एक ऐसा हल निकला जो कम से कम देश को जोड़े रखने में तो कामयाब रहा। ये दुनिया भर के उन समाजों के लिए सोचने की बात है जहां अलग-अलग पहचान वाले समूह एक साथ रहते हैं। और यहीं पर मैं आज की चर्चा को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। देखिए, बेल्जियम का मॉडल बहुत खास है, बहुत विशिष्ट है। शायद हूबहू कहीं और लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या इसका जो मूल तत्व है, यानी सत्ता की साझेदारी, जो बहुमत के शासन के पारंपरिक विचार से हटकर आपसी बातचीत, समझौते और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देती है, क्या ये अन्य जटिल और विभाजित समाजों के लिए कुछ सबक नहीं दे सकता? ये एक अहम सवाल है। क्या सत्ता में सबको शामिल करने और किसी एक समूह को पूरी तरह हावी न होने देने का सिद्धांत आज की दुनिया में, जहां पहचान की राजनीति इतनी तेज है, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं हो गया? ये सवाल सोचने लायक है कि अलग अलग पहचानों को सम्मान देते हुए एक साझा राजनीतिक भविष्य कैसे बनाया जा सकता है।